एक आपके सामने कुछ ऐसी तारीखें, कुछ ऐसी घटनाएं रखना चाहता हूँ। नतीजे पे आपको पहुंचना है, मैं कॉन्क्लूजन नहीं बताऊंगा। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, उस पर बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते हैं, बड़ा समय लगाते हैं और महीनों उन चर्चाओं के ऊपर अलग अलग तरीके से लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। निष्कर्ष पे आप पहुंचिए, मैं पहुंच चुका हूं और इसको बताने के बाद फिर मैं अपनी बात बताऊंगा। 25 फरवरी 1968, वैसे कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी कि इसकी याद रखा जाए, लेकिन मुझे अपनी बात को किसी अंजाम तक ले जाना है, इसलिए मैं इस दिन की डेट की बात कर रहा हूं। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी और 19 जून 1970 को विलक्षण प्रतिभा का एक ऐसा वैज्ञानिक जो आलू से सोना बनाता है, उसका जन्म था। 12 जनवरी 1972 को उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई जो 40 साल के बाद सिर्फ दो ही बातें कहती है कि उसकी नाक इंदिरा गांधी से जुड़ी है, उसके बाद इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 23 फरवरी 1974 संजय गांधी की शादी होती है और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म होता है। यहां तक तो अपनी बात कहने के लिए मुझे ये रखना था, लेकिन इन घटनाओं को जोड़िएगा, मैं 1000 बार जोड़ चुका हूं और ये कोई ऐसी नहीं कि ज्यादातर जो मुझसे उम्र में बड़े होंगे उनको भी होगा और मेरे कंटेम्परेरी लोग हैं उनको भी अंदाजा होगा। 23 जून 1980 को संजय गांधी दिल्ली के सफदरजंग फ्लाई क्लब में रोज की तरह उड़ान भरने गए और उनका प्लेन उड़ने के 5 मिनट बाद गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान की, भारत की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी, उनके घर में एक बेटे की इस तरीके से दुर्घटना में मौत हो जाए, आज तक उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 28 मार्च, अब आप घटना को कनेक्ट करेंगे, 28 मार्च 1982 को संजय गांधी इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे और एक सफदरजंग के अंदर जब राजीव गांधी भारत आए थे तब से वो वहीं रह रहे थे। 28 मार्च 1982 को मेनका गांधी, जो संजय गांधी की पत्नी है और जो उनका बेटा था 1.5 साल का वरुण, क्यों और कैसे उन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी के घर से धक्के मार के निकाल करके उनका सारा सामान सड़क पे फेंक दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को एक सफदरजंग, जो प्रधानमंत्री का पुराना कार्यालय है, उस कार्यालय के बीच में सिर्फ एक रोड आती है और दूसरी तरफ उनका घर है। एक विदेशी टेलीविजन श्रीमती इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने आया। अब आज तक किसी ने कोई इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो टाइमिंग उनके इंटरव्यू की फिक्स थी, आखिर किसने एक सफदरजंग प्रधानमंत्री के निवास से ऑफिस पर टेलीफोन करके ये कहा कि मैडम 15 मिनट लेट आएंगी, और मैडम 15 मिनट लेट गई और उनकी हत्या हो गई। जो लोग घर में मौजूद थे
वो श्रीमती इंदिरा गांधी को देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेके नहीं गए, बल्कि एक दिल्ली के लोकल हॉस्पिटल में गए और वहां का गेट बंद था। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी एम्स पहुंची और उन्हें वहां मृत्यु घोषित कर दिया गया। और 31 दिसंबर 1984 को आनंद फानन में राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और वो 89 तक प्रधानमंत्री रहे। और 21 मई 1991 को 21 मई से 10 तारीख तक पीछे जाएंगे अगर आप, तो उस इलेक्शन कैंपेन में कोई राजीव गांधी की 7 से 8 सभाएं थी। उन 5 सभाओं में कोई उनके साथ था, लेकिन बाकी की 3 सभाओं में उनके साथ नहीं था। और राजीव गांधी को 21 मई 1951 को श्री पेरम्बदूर में जब वो सभा संबोधित करने जा रहे थे, तो ऐसा बताया जाता है कि तमिल टाइगर्स ने एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा उनकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ ये डेट की बात है इसलिए बताना चाहता हूँ मैं, 21 मई को राजीव गांधी की हत्या होती है और मात्र 1 महीने के अंतराल में 21 मई से 21 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन का निर्माण होता है। और वो राजीव गांधी फाउंडेशन आज भी मौजूद है। आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इससे आज ज्यादा आपको चौंकाने वाली बात लगेगी। 1997 में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है मुरादाबाद, जो पीतल के बर्तन बनाता है, ज्यादातर लोग उसको पीतल नगरी से जानते हैं। उस पीतल नगरी में एक साधारण से परिवार का आदमी जिनका नाम राजेंद्र वाड्रा था, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के वो थे। राजेंद्र वाड्रा के बेटे से प्रियंका गांधी की शादी होती है 1997 में। 11 जून 2000 को एक युवा जो उस समय एयरफोर्स छोड़ के आए थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे, देश के गृह मंत्री रह चुके थे, यंग थे, यंग टर्कों में थे, संभावित तौर पे प्राइम मिनिस्टर के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी थे। 5 साल तक गृह मंत्री भी रहे। लेकिन वो गृह मंत्री दिल्ली से एक कार में निकलता है और जयपुर में उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और वहां गहलोत की सरकार होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आज तक राजेश पायलट की उस दुर्घटना का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, खत्म हो गई। लोगों ने बस मान लिया कि हाँ ऐसा हो गया होगा। 16 अप्रैल 2001 को प्रियंका गांधी की नंद और रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा दिल्ली में कार से एक अज्ञात महिला के साथ निकलती है और अलवर के पास एक छोटी सी तहसील है बिहोर, उस कार में आग लग जाती है और दोनों मर जाते हैं। आज तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 30 सितंबर 2001 को इस देश का एक और बेहतरीन लीडर, किस पार्टी में थे ये विषय नहीं, बहुत मजबूत लीडर, और ये घटना शायद मुझे ज्यादा कचोटती है तो उसमें 4 में से 3 हमारे मित्र थे, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, बहुत मजबूत थे। माधवराव सिंधिया नया प्लेन लेके दिल्ली से उड़ते हैं और दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करते ही उत्तर प्रदेश में एक शहर है मैनपुरी, और उनके नए प्लेन में ब्लास्ट होता है और माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी आज तक नहीं बची। 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी और एक घराना, दिल्ली में जो लोग आज यहां से गए होंगे
एम्स से आगे एक छोटा सा मार्केट जो टिपिकल मिडिल क्लास के लिए मार्केट बना है, उस मार्केट का नाम है यूसुफ सराय। यूसुफ सराय के उस मार्केट में एक एक कमरे का कमरा है, जो लोग कहीं व्यापारी आते हैं, टिपिकल मिडिल क्लास है। रिचर्ड वाड्रा वहां पर सुसाइड की स्थिति में मरे पाए जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने की बात यह है कि उनके पिताजी राजेंद्र वाड्रा, जब ये सारी घटनाएं हुई तो देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, वो अब नहीं है। वैचारिक तौर पे वो शायद राइट विंगर्स के साथ में नहीं थे, लेकिन अपने समय के बहुत महान, बहुत बड़े, जबरदस्त। हमको भी उनसे मिलने का मौका मिला। वो एक मैगजीन निकलती थी, बहुत कम लोगों ने समय तक वो मैगजीन रही, उसका नाम था आउटलुक मैगजीन। उसके वो संपादक थे और उनका नाम था विनोद मेहता। यानी वैचारिक किसी से उनका लेना देना हो, लेकिन उनका जब नाम आता था तो लोगों के मन में, पत्रकारिता जगत में बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी है। और वो ये माने जाते थे कि वो कांग्रेस के ज्यादा क्लोज है। तब भी उन्होंने राजेंद्र वाड्रा को अपने ऑफिस बुला करके उनका इंटरव्यू लिया, और वो आप आज ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। और पूरा इंटरव्यू लेने के बाद उस इंटरव्यू की जो हेडलाइन थी, वो आपको, जितनी मैंने घटनाएं आपको बताई हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है, जिसके बारे में आज बहुत चर्चा खुले में हो रही है। अंग्रेजी में हेडिंग है, राजेंद्र वाड्रा कह रहे हैं, आई डोंट स्केयर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता हूं। और इस इंटरव्यू के 10 दिन के बाद राजेंद्र वाड्रा के गले में लोहे की चेन थी और वो पंखे से लटके मिले हैं। क्या इन मौतों को आप एक कोइंसिडेंट मानते हैं? ये हो गया और इस देश पे कभी चर्चा नहीं हुई। एक देश की सबसे ताकतवर फैमिली में इतनी हत्याएं हो और हम सब लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया। और अभी जो पूरे देश में एक हाल बना हुआ है, खासतौर से आम नागरिकों ने आजकल सुना होगा, अमेरिका में डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट क्या करती है? तो डीप स्टेट के ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो भारत को नहीं पता है। जिस सोरोस का नाम हम लेते हैं, चिल्ला चिल्ला के लेते हैं, पूरी दुनिया चिल्लाती है, पूरी दुनिया में वो यही सब खेल करता है। उसी सोरोस का एक अंग है जो डेमोक्रेसी की दुकान चलाता है। उस डेमोक्रेसी की दुकान की अध्यक्ष वही है 272। निष्कर्ष पे आप पहुंची, ये गंभीर मामला है जो आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने साक्ष्यों के साथ आपके सामने रखा कि हम उस स्थिति से निकल के आए हैं। ये मत समझिए कि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। बहुत गहरी गहरी जड़ें हैं। उसको जब राजनीतिक चश्मे से देखते हैं हम लोग, तो हमको लगता है कि इस आदमी कांग्रेस के विरोधी हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये कोई इशू नहीं है। जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की तरह हम हैंडल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग थे। और राजीव गांधी के हत्यारों पर इतनी मानवता उनको हुई कि राजीव गांधी उनके पति हो सकते हैं, ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये किसने इजाजत दी कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर के उन तमिल टाइगर्स के जो लोग पकड़े गए थे उनको आजाद करा दिया मानवता के नाम पर। ये किसी देश के चलने का तरीका लगता है या प्राइवेट लिमिटेड लगता है? तो आज मैं ये घटना मैंने इसलिए बताई आपको कि आज तो ये हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ, इसलिए मैंने कहा वो जो वंदे मातरम, जिसको उस समय के जितने भी महान लोग थे जो राष्ट्र की बात करते थे, उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए भारत को क्या होना चाहिए, भारत में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो की। हमको कुछ नया एजेंडा नहीं चलाना है कि हमको आज से ये शुरू करना है, आज वो शुरू करना है।
जो संसद में हुआ है, जो संविधान में है, मैं अभी भी उस संविधान की 50 चीजों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जिस संविधान को बनाया गया, जो चीजें उसमें रखी गई, वो हटाई क्यों गई, मेरा प्रश्न ये है। उसका किसी कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं था, उनके हटाने से आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई लेना देना नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस 14 के बाद भारत में राम राज्य हो जाना चाहिए। रोज दो काम जो है, लोग इस देश के राजा को पकड़ा देते हैं, अब ये करो, वो जब तक करके उठता नहीं, फिर दो पकड़ा देते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। जो लोग 2 बच्चों के साथ रहने के बाद परिवार ढंग से चला नहीं पाते, वो भारत के राजा को रोज ज्ञान देते थे। आप जानते हैं मेरा एफिलिएशन अपनी जगह, मेरा एफिलिएशन किसी के साथ नहीं। ये पूरा सफर किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए नहीं, ये पूरा सफर मैं सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना के एंगल से देखता हूं और उसी के लिए समर्पित है। इसलिए हम लोग सोचते हैं ये काम हो गया, बस चलो फिर अगला कोई काम।